देश में फ़िलहाल कोयला क्राइसिस की आप खबरें पढ़ पा रहे होंगे कि इसके वजह से जो पावर है उसमें दिक्कत आ रही है, लोगों को बिजली पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। साथ ही बहुत सी ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अलग-अलग राज्य महंगी जो है बिजली खरीद रहे हैं और उससे उपभोक्ताओं को बिजली पहुंचा रहे हैं। मैं फ़िलहाल ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं उनके साथ बैठा हुआ हूं और उन्हीं से समझते हैं कि ये जो बिजली का जो क्राइसिस है, जो कोल का क्राइसिस है, ये आखिर में है क्या और जो आने वाले वक्त में ये कैसे इसमें सुधार हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम इनसे लेंगे, इनसे हम बातचीत करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप ये बताएं कि वर्तमान में जो ये कोयला क्राइसिस है आखिर में ये है क्या, जिसे हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या है ये। देश में करीब 135 थर्मल पावर स्टेशंस हैं जो कोयले के द्वारा बिजली का उत्पादन करते हैं। 135 ताप बिजली घरों में से 112 ताप बिजली घरों में कोयले के कारण से स्थिति या तो क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है। क्रिटिकल का अर्थ ये होता है कि 7 दिन से 10 दिन तक का कोयला है, और सुपर क्रिटिकल का अर्थ ये होता है कि 2 दिन से 1 दिन से 4 दिन तक का कोयला है। यानी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। जबकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, उसका मापदंड यह कहता है कि जो बिजली घर कोयला खदान के मुहानों से दूर हैं वहाँ 21 दिन का कोयला होना चाहिए, और जो बिजली घर कोयला खदान के मुहाने पर हैं वहाँ 7 दिन से 10 दिन तक का कोयला होना चाहिए। तो 112 बिजली घर 135 में से या तो क्रिटिकल स्टेज से गुजर रहे हैं या सुपर क्रिटिकल स्टेज से गुजर रहे हैं। यह बड़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है, और कोयला संकट के कारण राष्ट्रव्यापी बिजली का भी संकट हो गया है। पहले कोयले संकट को समझते हैं। कोयला संकट यह कहा जा रहा है, जो तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क तो यह दिया जा रहा है कि बरसात के कारण से कोल माइंस में पानी चला गया है और कोयले का समुचित उत्पादन नहीं हो पा रहा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कोल इंडिया के चेयरमैन का जो बयान आया है और कोल इंडिया के अधिकारियों से जो मेरी बातचीत हुई है, उसके अनुसार वर्ष 2019 में इसी अवधि में कोयले का जितना उत्पादन हुआ था, मैं वर्ष 2020 की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वर्ष 2020 में पैंडेमिक था, लेकिन वर्ष 2019 में पैंडेमिक नहीं था। तो वर्ष 2019 में इस अवधि में कोयले का जितना उत्पादन हुआ था कोल इंडिया में, इस वर्ष उत्पादन उसकी तुलना में 11% अधिक उत्पन्न हुआ है। फिर दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि बिजली की मांग बढ़ गई है। बिजली की मांग प्रति वर्ष बढ़ती है, और वर्ष 2019 की तुलना में बिजली की मांग 17 से 18% तक बढ़ी है। तो बिजली की मांग बढ़ी है, यह बात सही है, लेकिन उसी के अनुरूप कोयले का उत्पादन भी बढ़ा है। फिर यह बात कहना कि बरसात के कारण से कोल माइंस में संकट पैदा हो गया है, यह उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए उचित नहीं लगता क्योंकि भारत की 85 से 90% कोल माइंस ओपन कास्ट माइंस हैं। ओपन कास्ट का मतलब होता है खुले माइंस वो हैं जिनमें अगर पानी बरसता है तो पानी बह जाता है, पानी स्टोर नहीं होता। अंडरग्राउंड माइंस जो होती हैं उनमें पानी चला जाता है, तब कोयले के खनन में, कोयले को निकालने में दिक्कत होती है। तो अंडरग्राउंड माइंस देश के अंदर बहुत कम है। इसलिए मैं इस सारे मामले को पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट मानता हूँ। कोयले का संकट थोड़ा बहुत हो सकता है, हुआ भी है। कोल इंडिया खुद कह रहा है कि लगभग 17.5 लाख टन कोयले की आपूर्ति कोल इंडिया के द्वारा रोज की जा रही है। तो ठीक है, जब कोयले का भंडार कम हो गया है। मिसमैनेजमेंट मैं किस बात को कह रहा हूँ? मिसमैनेजमेंट इस बात को मैं कह रहा हूँ कि स्टॉकिंग नहीं हुई है, यह मिसमैनेजमेंट है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊँ कि उत्तर प्रदेश के बिजली घर हैं, तो उत्तर प्रदेश के बिजली घरों में या देश के किन्हीं भी बिजली घरों में अप्रैल से जून के महीने में स्टॉक बढ़ा लिया जाता है, क्योंकि यह सबको मालूम होता है कि जुलाई से सितंबर के महीने मानसून के महीने होंगे, और तब पानी बरसने के कारण से कोयला संकट हर साल होता है, थोड़ा बहुत खड़ा होता है। तो स्टॉकिंग नहीं की गई। अब स्टॉकिंग क्यों नहीं की गई? एक मेस है ये, इसको आम आदमी को समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। स्टॉकिंग इसलिए नहीं की गई क्योंकि कोल इंडिया कहता है कि 21,900 करोड़ रुपए का उसका बकाया है सरकारी बिजली उत्पादन कंपनियों पर पूरे देश में, और जब उनका बकाया है तो उनको प्राथमिकता पर कोल इंडिया ने कोयला नहीं दिया। कोल इंडिया की प्राथमिकताएं क्या हैं?
कोल इंडिया की पहली प्राथमिकता ये है कि जिन्होंने एडवांस में भुगतान किया है उनको सबसे पहले कोयला दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर जिनका कोई भुगतान ड्यू नहीं है, यानी जो समय से पेमेंट कर रहे हैं, उनको दिया जाएगा। और तीसरी प्रायोरिटी पर वो आते हैं जिनके ड्यूज़ हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं तो उत्तर प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए का भुगतान अभी भी बाकी है। अप्रैल के महीने में यह, जी हाँ, कोल इंडिया की बात कर रहा हूँ। अप्रैल के महीने में यह 2500 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया था। तो चूंकि भुगतान बकाया था इसलिए कोल इंडिया से कोयला नहीं मिला, इसलिए स्टॉक नहीं हो पाया। अब मैं मिसमैनेजमेंट क्यों कह रहा हूँ इस बात को? अगर उत्तर प्रदेश के पैमाने पर इस बात को लें तो उत्तर प्रदेश में उत्पादन निगम और उत्तर प्रदेश का पावर कॉरपोरेशन दोनों के चेयरमैन एक ही व्यक्ति हैं, आईएएस अधिकारी चेयरमैन हैं। और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन 100% बिजली खरीदता है उत्पादन निगम की। उत्पादन निगम की जो बिजली उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन खरीदता है उस खरीद का 9000 करोड़ रुपए का बकाया हो गया है, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को विद्युत उत्पादन निगम को देना है। अगर ये 9000 करोड़ रुपए पावर कॉरपोरेशन दे देता तो उत्पादन निगम 1500 करोड़ का भुगतान कर देता कोल इंडिया को, और वह भुगतान हो गया होता तो अप्रैल से जून के महीने में स्टॉक आ गया होता। पावर कॉरपोरेशन क्या कहता है? पावर कॉरपोरेशन ये कहता हम इसलिए भुगतान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकारी विभागों का 20,000 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है, जो सरकारी विभाग हमें नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ यह मामला कोयला संकट और बिजली संकट से बड़ा कुप्रबंधन का मामला है, और प्रबंधन की अकर्मण्यता का मामला है, प्रबंधन के फेल्योर का मामला है। इस दृष्टि से मैं इसको देखता हूँ। तो अभी जैसे ये जो अभी चल रहा है कोल क्राइसिस, ये कब तक चलने की आपको संभावना क्या आपको लगती है? कोल इंडिया के चेयरमैन के वक्तव्य पर जाएं तो अभी 2 से 3 महीने तक सिचुएशन को नॉर्मल होने में लगेगा। हम नॉर्मल किसको कहते हैं? जब कोल पिट हेड पर जो बिजली घर हैं उनमें 7 से 10 दिन का कोयला आ जाएगा, जो कोल पिट हेड से दूर बिजली घर हैं उनमें 21 दिन का कोयला आ जाएगा। तो अभी तो आधे दिन का, 1 दिन का, 2 दिन का रोज़ की रिपोर्ट यही है। तो सिचुएशन को नॉर्मल होने में मैं सहमत हूँ कोल इंडिया के चेयरमैन से। 2 से 3 महीने का वक्त अभी इसमें और लगेगा। जैसे अभी हम पढ़ पा रहे थे कि मुख्यमंत्री भी कह रहे थे यूपी के 22 रुपये में हम बिजली खरीद रहे हैं, और ऐसे ही अभी पिछले दिनों जो ऊर्जा मंत्री थे उन्होंने भी एक ट्वीट किया था कि 17 रुपये में हम बिजली खरीद रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो महंगी बिजली खरीद करके और उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोल क्राइसिस के विषय में मैंने बताया क्राइसिस है, बट मोर इट इज़ मिसमैनेजमेंट। सिमिलरली इससे उत्पन्न जो पावर क्राइसिस है उसको अगर मैं समझाऊं तो भारत में 2 प्रकार के ताप बिजली घर हैं। एक वह ताप बिजली घर है जो इंडिजीनियस कोल का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसमें भारत के कोयले का इस्तेमाल होता है, और भारत में सबसे बड़ी संस्था कोल इंडिया है, उसके कोयले का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। दूसरे ऐसे भी बिजली घर हैं जो इम्पोर्टेड कोल का इस्तेमाल करते हैं, बड़े पैमाने पर हैं ऐसे बिजली घर। इम्पोर्टेड कोल का कोई संकट नहीं है। इम्पोर्टेड कोल की कीमतें बढ़ गई हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अप्रैल में इम्पोर्टेड कोल की कीमतें जो $75 प्रति टन थीं, वह कीमत बढ़ के अब 190 से $200 प्रति टन तक हो गई है। तो इम्पोर्टेड कोल की कीमत बढ़ने के कारण निजी घराने, ज़्यादातर निजी घराने हैं जो इम्पोर्टेड कोल का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने अपने उत्पादन गृहों को बंद कर दिया है। देयर इज़ नो क्राइसिस। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ना इंडोनेशिया में, ना ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी कोयले की कमी नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं भी कोयले की कमी नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी नहीं है। मैं अभी इम्पोर्टेड कोल से चलने वाले प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। कमी नहीं है, कीमत बढ़ गई है, ज़्यादा पैसा न देना पड़े, इसलिए प्राइवेट कंपनियों ने अपनी बिजली घरों को बंद कर दिया है, जो गैर कानूनी है, जिसको वो बंद नहीं कर सकते। परसों मैंने वक्तव्य देखा, केंद्र के बिजली सचिव हैं आलोक कुमार जी। आलोक कुमार जी का यह वक्तव्य है, उन्होंने राज्यों को, आलोक कुमार जी ने यह कहा है कि राज्य कार्यवाही करें उन बिजली घरों पर जो इम्पोर्टेड कोल का इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने अपने बिजली घरों को बंद कर दिया है। लेकिन यह कार्रवाई राज्यों को नहीं करनी है, इस कार्रवाई को सीधे सीधे केंद्रीय विद्युत मंत्रालय को करना चाहिए, और वक्तव्य से आगे बढ़ के धरातल पर ठोस कदम उठाने चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मुंद्रा एक जगह है गुजरात में। मुंद्रा सबसे बड़ा पावर सेंटर है, हब है थर्मल पावर का। वहाँ 4000 मेगावाट का टाटा का एक बिजली घर है, 4000 मेगावाट का अदानी का एक बिजली घर है। शून्य उत्पादन हो रहा है। देयर इज़ नो क्राइसिस ऑफ द इम्पोर्टेड कोल, लेकिन कीमतें बढ़ जाने के कारण से
दोनों ने अपने बिजली घरों को ठप कर दिया है। एक आंकड़े के अनुसार देश में लगभग 50,000 मेगावाट के ताप बिजली घर बंद हैं। इन 50,000 मेगावाट के ताप बिजली घरों में लगभग 20,000 मेगावाट के वह ताप बिजली घर हैं जो इम्पोर्टेड कोल का इस्तेमाल करते हैं, जिनको चलना चाहिए था, जिनके लिए केंद्रीय विद्युत सचिव कह रहे हैं कि उनको चलाया जाए, फिर भी वो बंद किए बैठे हैं। तो दे आर एडिंग टू द क्राइसिस, यह क्राइसिस को बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। ये आखिर में इनके बंद करने का कारण क्या है, आप क्या देख पाते हैं उसमें? उन्होंने इस नाम पर बंद कर दिया है कि कोयले की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन जब उन्होंने बिडिंग किया था तो बिडिंग में टेंडर में इस बात का उल्लेख था कि वह 25 वर्ष तक बिजली की आपूर्ति करेंगे। कोयले की कीमतें जो रेट देंगे उसमें कोयले की कीमतें समायोजित रहेंगी, वह बढ़ेंगी तो घटेंगी तो, इसलिए वह करार का उल्लंघन कर रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है, और मज़ेदार क्या दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यही कंपनियां खुले बाजार में एनर्जी एक्सचेंज में अपने सोलर प्लांट्स के जरिए, अपने विंड पावर प्लांट्स के जरिए, या जो सरप्लस पावर इनकी कहीं पर है, उस पावर को 20 रुपये 21 रुपये प्रति यूनिट की दर पर एनर्जी एक्सचेंज में बेच रहे हैं। एक और, यानी मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक और निजी घराने अपने बिजली घरों को अनैतिक तौर पर करार का उल्लंघन करते हुए बंद करके क्राइसिस बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर वही निजी घराने सबसे महंगी बिजली एनर्जी एक्सचेंज में अदानी बेच रहा है, हिंदुस्तान अदानी सबसे महंगी बिजली बेच रहा है, जिंदल पावर बेच रहा है, जेपी बेच रहा है। तो सबसे महंगी बिजली वह लोग बेच रहे हैं जो एनर्जी एक्सचेंज में, जिन्होंने खुद अपने प्लांट्स को बंद कर दिया है। ये एनर्जी एक्सचेंज के बारे में थोड़ा बता दें कि ये जो संस्था है ये क्या करती है। जैसे अभी हमने बहुत ये सुनने में आ रहा है कि जो हम बिजली खरीद रहे हैं वो एनर्जी एक्सचेंज से खरीद रहे हैं, जो ये महंगी बिजली है 20 रुपये या 17 रुपये की जो भी बात चल रही है, तो इस एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बता दें। देखिए, ज़्यादातर बिजली घर ऐसे होते हैं जिनका बिजली खरीद का करार होता है बिजली घर बनने के पहले हो जाता है। बिजली खरीद के करार का मतलब ये होता है कि उन बिजली घरों से जो बिजली उत्पन्न होती है उस बिजली को विद्युत वितरण कंपनियां खरीदती हैं, और यह 25 साल के करार होते हैं। तो जिनके करार हैं वह ओपन मार्केट में, एनर्जी एक्सचेंज मीन्स ओपन मार्केट, वह ओपन मार्केट में बिजली नहीं बेच सकते, उन्हें पहले करार का पालन करना पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर पर वो आते हैं कि अगर मान लीजिए किसी वितरण कंपनी को बिजली नहीं चाहिए तो वो बिजली बच जाती है, तब उस बिजली को बेच सकते हैं। तीसरे नंबर पर वो आते हैं जिनके इस प्रकार के करार नहीं हैं। सामान्यतः रिन्यूएबल एनर्जी है, जो सोलर पावर है। सोलर पावर सामान्यतः 3 रुपये से 5 रुपये प्रति यूनिट उसकी दरें पड़ती हैं, उसे 21 रुपये 22 रुपये का बेचना, तो यह कालाबाजारी है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ केंद्रीय विद्युत मंत्री को, और केंद्रीय विद्युत मंत्रालय से मैं ये अपील करता हूँ कि वह तुरंत सख्त कार्रवाई करें। 3 प्रकार की कार्रवाई की ज़रूरत है। पहली, एक एक्सपर्ट्स की कमेटी तुरंत बनाई जानी चाहिए। 1 साल तक कोल इंडिया में कोई सीएमडी नहीं था, आईएएस कोल सेक्रेटरी उसका काम धाम देख रहे थे। 2015 में कोल इंडिया का जो 50,000 करोड़ रुपए का रिजर्व था, आज वो घट के 10,000 करोड़ रुपए रह गया है। तो एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बननी चाहिए, इंजीनियर्स की, जो इस बात की इंक्वायरी करे कि ये संकट कोल इंडिया में क्यों खड़ा हुआ और इसके रेमेडीज़ क्या हैं, इसके समाधान क्या हैं। दूसरा, जो लोग इम्पोर्टेड कोल का इस्तेमाल करते हैं और अपने बिजली घरों को बंद करके बैठे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। और तीसरा, जो निजी कंपनियां 20 रुपये से 22 रुपये की बिजली एनर्जी एक्सचेंज में बेच रही हैं, उस पर केंद्र सरकार को हेवी हैंड से आना चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए केंद्र सरकार को कि 5 रुपये या 7 रुपये अधिकतम बिजली की दरें कैपिंग कर देना चाहिए कि एनर्जी एक्सचेंज में इससे महंगी बिजली नहीं मिलेगी, जिससे यह कालाबाजारी जो खुल्लम खुल्ला हो रही है देश के एनर्जी एक्सचेंज में, उस पर नियंत्रण पाया जा सके, उस पर रोक लगाई जा सके। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जैसे अभी तो हम 17 रुपये में हमें बिजली जैसे यहाँ पे आ रही है, जैसे यूपी में 22 रुपये में अभी कल एक बयान था उसके हिसाब से आ रही है, लेकिन अगर इसके दूरगामी परिणाम देखें तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अभी हम एक महंगी बिजली खरीद करके लोगों को दे रहे हैं, इसका असर जो होगा वो लोगों पे ही पड़ेगा आने वाले वक्त में, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, मैं तो आई स्मेल, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सीधे सीधे आई स्मेल कि इसके पीछे कोई साजिश भी इन सब चीज़ों के पीछे हो सकती है, बड़े पैमाने पर पावर सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन की। इसी प्रकार से एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन किया गया है कि बड़ा घाटा हो जाए। अगर हम 22 रुपये की बिजली खरीदेंगे, 20 रुपये की बिजली खरीदेंगे, तो ऑलरेडी
फाइनेंशियली क्रंच जो हमारा है, जो वित्तीय तौर पर हम घाटे में जा रहे हैं, 95,000 करोड़ रुपए का घाटा है उत्तर प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन का। यह 22 रुपए की बिजली खरीदने के कारण से कुछ महीने में ही हज़ारों करोड़ रुपए और जुड़ जाएंगे, लाखों करोड़ के घाटे में चले जाएंगे। फिर घाटे के नाम पर इसको बेचा जाएगा कि इतना बड़ा घाटा हो गया है, ये फेल हो गए हैं, इनको निजी हाथों में दे दिया जाए। लेकिन आम जनता को यह बात समझना चाहिए कि जो बिजली की दरें तय होती हैं, उन दरों को तय करने के लिए बिजली कंपनियां विद्युत नियामक आयोग के सामने ARR सबमिट करती हैं प्रति वर्ष। ARR का मतलब होता है एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट। उसमें यह बताया जाता है हमारे कितने खर्चे थे, कितना टैरिफ है, उससे हमारी कितनी आय है। अब खर्चे तो बढ़ जाएंगे, 22 रुपये की बिजली खरीदने से खर्चे तो बढ़ जाएंगे, आय सीमित है, आय होती है जिस दर पर हम बिजली बेचते हैं। तो अगले वित्तीय वर्ष में जब खर्चे बढ़े हुए होंगे, आय कम होगी, तो घाटे का गैप बढ़ जाएगा और इस गैप की भरपाई के लिए बिजली की दरें बढ़ाई जाएंगी और अंततः यह आम जनता की जेब से ही वसूला जाएगा, उसी पर इसका बोझ डाला जाएगा। एक आखिरी सवाल है कि ये जो पावर क्राइसिस और ये कोयला का संकट है, अगर इसका दूरगामी उपाय अगर कुछ हों तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए इसको लेकर? बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। सबसे पहली बात तो यह है कि जो स्पेशलाइज्ड सेक्टर है, खास करके पावर सेक्टर, जो बहुत जटिल तकनीकी विषय है, इट शुड बी मैन्ड बाय द पावर इंजीनियर्स ओनली। इसको केवल बिजली इंजीनियरों के द्वारा मैन किया जाना चाहिए। सारे देश में कहीं ऐसा नहीं होता। देखिए NTPC है इस देश के अंदर ही, NTPC है, NHPC है, पावर ग्रिड है, उसको तो IAS अधिकारी नहीं मैनेज कर रहे हैं। तो पावर कॉरपोरेशन, उत्पादन निगम, जो हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, इनको पहले की तरह जैसे था, इनको बिजली अभियंताओं के हाथ में दिया जाए, योग्य विशेषज्ञों के हाथ में दिया जाए। वह चीज़ों को समझते हैं और जो लोग चीज़ों को समझते हैं वह समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं। और यह संभव है। देश के कई प्रांतों में, सिंगल डिजिट में देश के कुछ प्रांतों में लाइन लॉसेस आ गए हैं, वह तकनीकी कार्य की वजह से ही आए हैं। एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि यह IAS अधिकारियों के बूते की बात नहीं है। बिजली ओम्स लॉ से चलती है, डंडे से नहीं चलती। जी, तो ये अभी आप ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं शैलेंद्र दुबे जी, उनको आप सुन रहे थे और इन्होंने बताया कि जो कोयला क्राइसिस है और जो पावर क्राइसिस है देश में, उसका अभी फ़िलहाल में क्या स्थिति है और आने वाले वक्त में इसके उपाय क्या हो सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप इंडिया स्पेंड को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारा जो ट्विटर है वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए। ऐसे और भी वीडियो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।